आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हालात जो है वो किसी सूरत संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज कुछ न कुछ नई खबर आती है और खबर डरावनी होती है, खबर चौंकाने वाली होती है। और इजराइल से आज जो खबर आई है वो वाकई बहुत ही हैरान करने वाली है, बहुत ही डरावनी खबर है और अफसोसनाक भी है। बहुत अफसोसनाक खबर है। मैं समझता हूं कि खबर जिस तरह की आई है उस पे बात होना बहुत जरूरी है, उस पे चर्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन जंग का दायरा ऐसा लग रहा है कि जैसे बढ़ता जा रहा है। जंग का दायरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। एक तरफ जहां इजराइल ये दावा ठोक रहा है कि वो अब पूरी तरह से कब्जा कर लेगा गाजा पर, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका यमन पर बमबारी कर रहा है, लेबनान पर भी हमले हो रहे हैं। इसका नतीजा क्या है? क्या अमेरिका अपनी ताकत से इन तमाम ममालिक को तबाह बर्बाद करके क्या वो समझ रहा है कि फतेह याब होगा? क्या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी दादागिरी को दिखाने के लिए किया जा रहा है? आखिर क्यों इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा है? वजह क्या है इसके पीछे? इसका राज क्या है? कई खबरें, और सबसे ज्यादा जो मैं आज खबर पढ़ रहा था वाकई हैरान करने वाली बात है। और इजराइल को शर्म से डूब मरना चाहिए। हाँ, और इजराइल नहीं, नेतन्याहू को, हुकूमत में बैठे लोगों को डूब मरना चाहिए शर्म से। जो खबर आई है, और खबर मैं कोई ईरान की एजेंसी से नहीं दे रहा हूं, यह खबर हिंदुस्तान का जो अखबार है, जो चैनल है, मैं नवभारत से, और नवभारत हिंदी में क्या लिखा है? इजराइल के हर स्कूल में 5 लड़कियां जिस्म फरोशी के धंधे में। इजराइल के हर स्कूल में। मैं क्या कह रहा हूं, गौर कीजिए। हमास और हुती हमले के बीच इजराइल के अंदर उभरा बड़ा खतरा। यह बड़ा खतरा क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? और ये इसीलिए कि जब भुखमरी की नौबत आने लगेगी, जब कारोबार बंद हो जाएंगे और जब लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, यही होगा। और ये यरूशलेम से खबर है। हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ गए हैं। मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। ये आप देखिए, और यहां पे आप देखिए कि इजराइल इस समय चौतरफा खतरों से लड़ रहा है। गाजा में उसके सामने खूंखार हमास है, तो लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला और यमन के हूतियों से भी युद्ध कर रहा है। युद्ध नहीं कर रहा है, अपने आप को बिला वजह फंसा रहा है। इन सब के बीच इजराइल के अंदर भी एक खतरा बढ़ रहा है, जो इस यहूदी देश की लड़कियों को अपने शिकार बना रहा है। हजारों किशोर इजरायली लड़कियां वेश्यावृत्ति के दुष्चक्र में फंस चुकी हैं, जहां से उनके लिए निकलना मुश्किल हो गया है। इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में इन इजरायली लड़कियों के फंसने की कहानी बताई है। ये आप देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि शर्म से डूब मरने की बात है। एक 25 साल युवती ने बताया कि सेक्स वर्कर के रूप में उसका रास्ता बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जब वो किशोरावस्था में थी, युवती ने बताया कि वो खुद को अदृश्य महसूस करती थी। मुझे लगा कि नियंत्रण का एक स्रोत मिल गया, मेरा शरीर। उसने कहा कि ये ऐसा नहीं था
कि वेश्यावृत्ति से पैसे कमाने। ये कुछ इस तरह था, हम साथ में ड्रग्स लेते और फिर मेरे पास सोने के लिए जगह होगी। ये आप देखिए, ये हालत जो सामने आई है, ये इस तरह की है कि जिसका बयान कर पाना मुश्किल है। मैं कैप्टन साहब को ले लेता हूं। कैप्टन साहब, हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और हमारे ग्रुप कैप्टन साहब जो वॉर एक्सपर्ट हैं और मिलिट्री एक्सपर्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स में आप लाजवाब हैं, क्योंकि हम समझते हैं हमें कैप्टन साहब जैसे लोगों की बातों को सुनने की आदत डालनी चाहिए, समझने का शऊर पैदा करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर वो बढ़ानी चाहिए कि सच बात और खरी बात को सुना जाए। और कैप्टन साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो बात बताते हैं बहुत ही एनालिसिस के साथ बताते हैं, एक सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। और हमारे साथ अभी बहुत जल्द फजील साहब जुड़ेंगे और माहिर कानून सीनियर शख्सियत हमारे साथ एडवोकेट ए रहमान साहब भी बहुत जल्द हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपडेट ले लेते हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से, क्योंकि बहुत सारी देवनाथ जी यहाँ पे आया। गाजा के शोहदा की तादाद 50,180 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा जनूबी लेबनान के खिलाफ इजरायली फौज की जारियत जो है, यानी हमले जारी हैं। ये खबर भी अभी कि जो शेख नईम जो हिजबुल्लाह के, उन्होंने बयान दिया है कि इजरायली हुकूमत का मकसद मसला फिलिस्तीन को मुकम्मल तौर पर मिटाना है, यानी हल नहीं करना है बल्कि मिटाना है, ये उन्होंने इल्जाम लगाया है। इसके साथ साथ अमेरिका के यमन पर हमले जारी, तो नेतन्याहू ने दी गाजा पर कब्जा करने की धमकी। ये पूरी पिक्चर आपके सामने कैप्टन साहब, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे अपडेट चाहूंगा और फिर उसके बाद गुफ्तगू। तो कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, पहले तो अच्छी बात से शुरुआत करते हैं कि मिस्र से आज एक और दल रवाना हो गया है कतार के लिए, ताकि सीज फायर डील के जो अगली कड़ी है उसके लिए बातचीत की जा सके। तो बहुत जल्दी अगले 2-3 दिन में कतार में हम देखेंगे कि मिस्र का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और हमास का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है और इजराइल का डेलीगेशन पहुंचा हुआ है। इसके अलावा डेवलपमेंट बोला तो डेवलपमेंट लगता है कि अमेरिका ने अब डिसाइड कर लिया है कि हमास नहीं रहेगा। इजराइल तो शुरू से ही बोल रहा था कि हमास को वो नहीं रहने देगा। तो बात यह है कि शुरुआती दौर में जो मीडिएटर्स हैं उन्होंने मिस्र में भी कोशिश की थी, कतार में भी कोशिश की थी कि हमास भविष्य में आस्ते आस्ते अपना जो मिलिट्री ढांचा है, हथियारों वाली जो शक्ल है, उसको बदल लेगा और एक पॉलिटिकल पार्टी में बदल जाएगा। लेकिन लगता है कि इजराइल को या अमेरिका को वो भी पसंद नहीं है। तो जब भी अब सीज़फायर की बातें होंगी तो हमास की तरफ से फिर कौन सामने आएगा? किसी को तो आना ही पड़ेगा। अगर इजराइल और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर हमास के किसी नुमाइंदे से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे? वहां और तो कुछ है ही नहीं। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो गजा में उनकी कोई प्रेजेंस है ही नहीं। तो इजराइल को भी समझना पड़ेगा, अमेरिका को भी समझना पड़ेगा कि हमास में पहले एक जमाना था, 2 तरह के लीडर होते थे हमास में। फौजी लड़ने वाले लड़ाके लीडर अलग होते थे और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, फिलोसफर्स या कूटनीतिज्ञ हमास में अलग से थे। लेकिन आस्ते आस्ते इजराइल ने जब पिछले 1.5 साल की लड़ाई में सबको खत्म कर दिया, तो अब हो ये रहा है कि हमास में जो मिलिट्री लीडर है वही पॉलिटिकल लीडर है, या उल्टा आप समझ लीजिए कि हमास में जो भी पॉलिटिकल लीडर है या जो भी राजनीतिज्ञ है, कूटनीतिज्ञ है या
फिलोसफर है, उसी को मिलिट्री लीडर भी बनना पड़ रहा है। तो कतार में बात होगी। उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत से मसला थोड़ा कम से कम सुलझेगा नहीं तो कम से कम बिगड़ेगा नहीं। जी कैप्टन साहब, ये अच्छी बात की तरफ आपने इशारा किया और हम लोग शुरू से इस बात के कोशा हैं। लेकिन जिस तरह की धमकी दी है इजराइल ने कि हम कब्जा करेंगे उस पे, इससे पहले अमेरिका ने कहा कि साहब यहां से आप निकल जाइए और यहाँ पे हम जो है इसको जन्नत बनाएंगे, और फिलिस्तीनियों को यहां से भगाने की पूरी कोशिश। और जिस तरह से हमले अचानक ताबड़तोड़, वो वाकई मतलब बहुत ही दर्दनाक है कि आप इस तरह कैसे हमले कर सकते हो। एक तरफ बातचीत है, दूसरी तरफ फिर आपके कैप्टिव्स भी अभी पूरी तरीके से वहां से छूटे नहीं है। लेकिन इस सारी हड़बड़ाहट जो हम बात कर रहे हैं कि नेतन्याहू को बहुत भारी डर है, वहां बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है। हमारे साथ फदील अहमद साहब जुड़ गए हैं और मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं और उनसे बातचीत करूंगा। फदील अहमद साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखते हैं और अपने अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं। पहला सवाल कैप्टन साहब आपसे ही कि ये सही है कि बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, हमास की बात आ रही है, प्रोटेस्ट भी कुछ हमें ऐसी खबरें मिल रही, हालांकि वेस्टर्न खबरें ही है, बाकी खबरें नहीं है कि वहां पे हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है गाजा में। दूसरी जो चीज है कि गाजा ये इजराइल कह तो रहा है नेतन्याहू कि भाई हम वहां पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन आईडीएफ में जो मुखालफत हो रही है कोई जाने के लिए तैयार नहीं। कल फदील साहब ने भी उसकी डिटेल बताई है। कुल मिलाकर के क्या मंशा क्या है कैप्टन साहब इनकी? ठीक है, सीज फायर पे बातचीत हो रही है, सब है, लेकिन एक्चुअल में इनकी मंशा क्या है? अगर कुछ आप रीड कर सके हो, थोड़ा से अगर हमें ब्रीफ करें कि क्योंकि मैंने बहुत पहले, आपको कैप्टन साहब याद होगा फदील साहब, मैंने कहा था मुझे तस्वीरें बड़ी धुंधली सी नजर आ रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या। देखिए खबर ये आ रही है, अब वो वेस्टर्न ही खबर है कि साहब 7 मुस्लिम मुल्क मिलकर के ईरान पे हमला करने वाले अमेरिका के साथ। अब ये खबर भी है, इस तरह की भी प्लांटेड खबरें, लेकिन है क्या एक्चुअली, चाहते क्या है कैप्टन साहब? थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत ही फ्रैंकली कि है क्या। हाँ डॉक्टर जमीरी हालत तो ये है कि इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और इजराइल कम से कम बोलने के लिए ऐसा बोल रहा है कि वो इस बमबारी को तब तक जारी रखेगा जब तक कि बचे हुए जो 24 बंधक हैं उनको हमास ना छोड़ देगा। आज भी इस बमबारी में 36 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, फिर से सभी सिविलियन। जमीनी हालत यह है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने फिर से वार्निंग दी है कि गजा में भुखमरी जैसी हालत पैदा हो गई है। बच्चों को और बीमारों को उनका जो हर रोज कुछ मिलना चाहिए, जो अस्पताल में बीमार हैं खाने के लिए, वो नहीं मिल रहा है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अंदाजा ये है कि और 2 हफ्ते के अंदर अगर खाना नहीं सप्लाई किया गया तो सबको भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। इजराइल बार बार ये दावा कर रहा है कि वो एड कॉन्वॉय को, खासतौर से जो खाना लेके जो ट्रक जा रहे हैं उनको जाने नहीं देगा अंदर, क्योंकि इजराइल दावा करता है कि जब ये ट्रक सिनाई से खाना लेकर, फूड आर्टिकल्स लेकर, राशन इत्यादि लेकर जब गजा में जाते हैं तो हमास उन पर कब्जा कर लेता है। फिर हमास सबसे पहले अपनी कार्डर को सप्लाई करता है और फिर हमास वाले अपनी जान पहचान के लोगों को देते हैं। लेकिन ये सब क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स हैं। असली चीज है कि कब, क्यों और कैसे ये लड़ाई बंद होगी। जाहिर बात है इस लड़ाई को बंद करने के लिए अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि हिजबुल्लाह हमला ना करे, हुती हमला ना करे, हमास हमला ना करे। और उस तरफ हुती ने भी कह दिया है कि ये अपने हमले जारी रखेगा अगर हमास पर हमले होते हैं। हिजबुल्लाह भी लेबनान से हमले कर रहा है।
तो मामला जो है एक चीज बहुत क्लियर है कि उभय पक्ष जो है शायद अभी गिव एंड टेक के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि हमने जनवरी के महीने में देखा था कि हमास ने भी कहा था कि वो बंधकों को छोड़ने के लिए राजी है, और उस वक्त इजराइल ने भी कुछ हद तक मान लिया था कि वो बड़े वाले बम कम से कम नहीं गिराएगा। अगर हम देखें तो अब दोनों साइड फिर से उसी तरह से डिग इन हील कहावत है अंग्रेजी में कि दोनों ही साइड अपनी अपनी तरफ से अड़ गए हैं। तो बात कैसे सुलझेगी? बात तभी सुलझेगी जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इजराइल को इशारा देंगे कि कतार में जो बातचीत हो रही है उसमें वो जरा नरम रुख अख्तियार करे। अगर डोनाल्ड ट्रंप से ऐसा इशारा आता है नेतन्याहू को, तो फिर शायद बातचीत आगे जा सकती है। हमास ने बोल दिया कि वो 24 के 24 बंधकों को और बाकी जो 35 बंधक हैं मुर्दा, उनको भी छोड़ देगा, रिलीज कर देगा उनकी डेड बॉडीज को, अगर हमास अगर इजराइल परमानेंट सीज फायर के बारे में बात करता है। हमास को सिर्फ एक ही डर है कि इजराइल तो कच्ची टेम्पररी सीज फायर की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि जिस दिन हमास ने ये 24 बंधकों को जिंदा को छोड़ दिया, इजराइल उसके बाद फिर से बमबारी शुरू कर देगा। तो फिर हमास के पास तो कुछ बचा ही ना आगे इजराइल पर दबाव डालने के लिए। जी डॉक्टर रिजवी।